हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे आर्या हिंदी अकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। इसके पहले 2 क्लास सुमित्रा नंदन पंत पे हो चुके हैं। आज पंत जी पे लास्ट क्लास रहेगी। तो इस क्लास को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनना ही बनना है एग्जाम में। तो पेन और कॉपी लेके जो टॉपिक महत्वपूर्ण लगे उसको आप नोट करते चलिए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम सब एक बार रिविज़न कर लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म शुक्ल जी का क्या कथन है? पंत के संबंध विद्वानों के मत क्या क्या है? पंत जी के काव्य को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा: प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी, प्रगतिवादी। पंत की काव्य नाट्य, पंत के खंड काव्य क्या है? पंत की चर्चित कविताएं। तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग। पंत अपने गंभीर भाव को नहीं बल्कि उसकी छाया को दमयंती के समान या रति शांताब्रज वनिता के समान चित्रित करने में सफलता पाई है। यह कथन पंत जी के विषय में किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। इनकी कविता है रचना परिवर्तन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? इस रचना में प्रकृति का कठोर चित्रण में भयानकता को आनंद की ओर मोड़ देता है। क्या है? भयानकता को आनंद की ओर मोड़ देता है। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि भयानकता में भी आनंद की तरफ मोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी रचना इनका है मौन निमंत्रण नामक कविता में इन्होंने रहस्यवादी भावना को अंकुरित किया है। क्या किया है? रहस्यवादी भावना को अंकुरित किया है। किस रचना में? तो मौन निमंत्रण में। ये मौन है। मौन निमंत्रण में लाक्षणिक सौंदर्य व्यक्तित्व का रूप वर्णित है। क्या है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें एक पंक्ति, उषा का था उर आवास आंसू की बालिका को उषा का प्रतीक के रूप में व्यक्त किया गया है। ये आंसू पंक्ति की है। गिरा हो जाते सन्नयन नयन करते नीरव भास, गलत लिखा हुआ है। यह किसकी पंक्ति है? तो स्नेह लीला की। नीरव गान। आगे बढ़ते हैं। जगत में प्रणय का महत्व पंत जी ने भावी पत्नी तथा स्मृति नामक एक कविता है, भावी पत्नी और स्मृति नामक कविता में व्यक्त किया है। क्या? जगत में प्रणय का महत्व इनकी किस कविता में व्यक्त है? तो भावी पत्नी में और स्मृति में। इनकी एक रचना है ग्रंथि। अब ग्रंथि में देखते क्या है? इस काव्य में असफल प्रेम की व्यंजना को व्यक्त किया गया है। इस रचना में क्या है? ग्रंथि में तो असफल प्रेम की व्यंजना को व्यक्त करते हुए उसके मूल कर्म को व्यक्त किया गया है। पंत जी 5 असफल प्रेम के कारण को बताया है। कितने कारण बताए हैं? तो 5। पल्लव की भूमिका में पंत जी ने, पंथ नहीं है ये, टाइपिंग काफ़ी मिस्टेक हुआ है। पंत की भूमिका में पंत जी ने भाषा को अलंकार छंद भाव रूप में सामंजस्य का विचार स्पष्ट किया है। किसमें? पल्लव की भूमिका में। सुमित्रा नंदन पंत खादी के फूल को बच्चन जी के सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी एक रचना थी खादी के फूल। सुमित्रा नंदन पंत और बच्चन जी ने दोनों लोगों ने मिलकर इस रचना को लिखा है। कभी कभी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी रचना है जिसमें पंत जी और बच्चन जी दोनों ने मिलकर लिखा है? तो खादी के फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकायतन नामक रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है या आया भी है कि सोवियत लैंड पुरस्कार पंत जी की किस रचना पे मिला है? तो लोकायतन पर। और इसमें कितने खंड है? इसमें 2 खंड है। कितने खंड है? तो 2 खंड है। प्रथम खंड में कितने हैं अध्याय हैं? 4 अध्याय है, तथा दूसरे खंड में 3 अध्याय हैं। जैसे प्रश्न बन सकता है कि लोकायतन में कितने खंड हैं? तो लोकायतन में 2 खंड हैं, प्रथम खंड में 4 अध्याय है तथा दूसरे खंड में 3 अध्याय है। ये ऐसे कभी नहीं कभी ऐसे कवि हैं जिन्होंने इमारत में रहने वालों के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। जिन्होंने इमारत में रहने वालों के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी केवल एक रचना में प्रकृति के प्रेम व आदर्शवादिता के रूप में बीड़ा को उल्लेखित किया है। ये बीड़ा उल्लेखित किया है। कुमुद कलावर कालहासिनी अमृत प्रकाशिनी तेरी आभा को पाकर माँ जग का तिमिर हास लूँ। यह उनकी किस रचना की पंक्ति है? तो बीड़ा की। जैसी पंक्ति देख के
आपसे ये पूछ सकता है ये किसकी पंक्ति है? कुमुद कलावन काल हासिनी अमृत प्रकाशिनी तेरी आभा को पाकर माँ जग का तिमिर हास हर लूँ। तो ये पंत जी की रचना है और उनकी रचना बीड़ा से लिया गया है। अब ये बताइए लोकायतन में पृष्ठ ये लिखा है, इसमें लोकायतन में 680 पृष्ठ हैं। लोकायतन पंथ की ऐसी रचना है जिसमें प्रतीकों को केंद्र में रखकर वीरों में मानवता तथा सत्यम शिवम सुंदरम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। इस रचना में तो लोकायतन में ये तो लोग पढ़ लोकायतन में 2 खंड है। प्रथम खंड में 4 अध्याय हैं, दूसरे खंड में 3 अध्याय हैं। लोकायतन एक व्यक्ति, एक गांव, एक युग, एक धरती की गाथा को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। जिसे बताया गया कि लोकायतन की वह पहाड़ में आकर सुंदरपुर नामक गांव में निवास कर संसार स्थिति चिंतन मनन करता है। अब देखते हैं लोकायतन के पात्र। कभी कभी पूछ भी लेता है कि लोकायतन में कौन से पात्र हैं, कौन से नहीं हैं। तो आप लोकायतन के पात्रों को अच्छे से याद रखिएगा। क्या है? हरिशंकर, श्रीपति, माधव, गुरु, संयुक्ता, ये लिखा हुआ है संयुक्ता महात्मा गांधी। बाद में आते आते संयुक्ता और गांधी जी ही प्रधान पात्र बचते हैं। ये संयुक्ता और गांधी जी लोकायतन के मुख्य पात्र हैं। लोकायतन के प्रथम खंड में आज़ादी की प्राप्ति है। प्रथम खंड में क्या है? आज़ादी की प्राप्ति है तथा दूसरे खंड में विकृति का विचार किया गया है। आर्थिक संघर्ष मूलन की बात करता है। इसके स्थान पर इस धरती पर फिर से मानवता को स्थापित करने का सपना देखा। अब इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखते हैं हम लोग। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी बाड़ी में कल्याणी त्रिवेणी लहरों का ज्ञान। दूसरी पंक्ति, छोड़ धर्म की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, ये द्रुमों लिखा हुआ है। द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, प्रथम रश्मि का आना, रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। इस धरा सी जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति का शाश्वत संगम। अरुण धरों की पल्लव प्राप्त, मोतियों सा हिलता सैकत सैया, पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा, ग्रीष्म वायरस शांत कांत, निश्चल तप वाला गंगा, निर्मल शशमुख से दीपित मृत्यु करतल में जो हाथ की हथेली होती है, लहरों ऊपर कोमल कुंतल। दूसरी पंक्ति देखते हैं। झूठ द्वारा काजल तारे, हम ही बिकराले बादल, क्या लिखा है? हम ही बिकराले बादल। वीर बहादुर पावस के उड़ते फड़ी धर, वीर बहादुर पावस के उड़ते क्या है? फड़ी धर, वीर बहादुर उड़ते। एक बार फिर पंक्ति देखिए। झूठ द्वारा काजल तारे, झूठ द्वारा काजल तारे। आगे बढ़ते हैं। अरुण धरों पर ये आपका विरल लिखा है, विरल। आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति में क्या है? झूठ द्वारा काजल तारे, हम ही बिकराले बादल, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणिधर। क्या है? फणिधर। क्या है? फणिधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, ये आधा रहेगा।
तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। आधा अच्छा रहेगा। यह सन का सरल हर्ष सहसा अरसी है आ जाता, यह उषा का नव विकास है जो राज को है रज, क्या है, राज को है रज बनाता। क्या लिखा है, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। दूसरा देखते हैं, तुम वाहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाड़ी वाड़ी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया तो इसको आप लोग याद करिएगा। भूतवाद उसे धरा स्वर के लिए एकमात्र सोपान जहाँ आत्मदर्शन अनाड़ी से समासीन अमलान, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। सुरभि पीड़ित मधु के बाल तड़प बन जाते, मेरे नैनों के आंसू एक बूंद यह पारावार। आगे बढ़ते हैं, सुंदर विहग सुमन मानो तुम सबसे सुंदरम, बिना दुख के सब सुख नहीं निसार, बिना आंसू के जीवन भार, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना दुख के सब सुख नहीं निसार, बिना आंसू के जीवन भार। दूसरी पंक्ति, अंधकार में जो लिखता हुआ कौन पढ़ सका उसकी भेद। आज हम लोगों ने सुमित्रानंद पंत जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे महादेवी वर्मा जी को। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे महादेवी वर्मा जी का जन्म, उनकी कृतित्व, व्यक्तित्व। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए